जरा सोचिए, एक ऐसी सजा के बारे में जो मौत से भी ज्यादा खौफनाक हो, एक ऐसी जगह जिसका मकसद ही था किसी की आत्मा को, उसके वजूद को कुचल देना। आज हम उसी बदनाम जेल की कहानी जानने वाले हैं, काला पानी। किसी की आत्मा को मारा कैसे जाता है? अंग्रेजों के लिए इसका जवाब जेल की दीवारें खड़ी करने से नहीं, बल्कि एक गहरे विश्वास को हथियार बनाने से शुरू हुआ। उन्होंने एक ऐसी सजा इजाद की जो किसी इंसान की पहचान ही खत्म कर दे। तो इस जेल को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके नाम के पीछे की ताकत को समझना होगा, काला पानी। देखिए, ये सिर्फ कोई अंधविश्वास नहीं था, ये एक बहुत गहरी मान्यता थी जिसका जिक्र बौधायन धर्म सूत्र जैसे पुराने ग्रंथों में भी मिलता है। समुद्र पार करने का मतलब था सोशल डेथ। अपना धर्म गया, जाति गई, पहचान गई, सब कुछ खत्म। ये एक ऐसा डर था जो लोगों की रूह में बसता था। और बस इसी डर को अंग्रेजों ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। खासकर 1857 के विद्रोह के बाद उन्होंने एक ऐसी सजा तैयार की जो सच में मौत से भी बदतर थी। कैदी को सेल में डालने से पहले ही उसे समाज की नजरों में मार दिया जाता था। अब बात करते हैं इसके आर्किटेक्चर की। इस जेल का जो ढांचा था वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक मास्टरपीस था, और इसे बनाया गया था इंडियन मेनलैंड से 1255 किलोमीटर दूर अंडमान आइलैंड्स में। इसे बनाने के पीछे कॉन्सेप्ट था जो 18वीं सदी के एक डिजाइन पर आधारित था। इसका नाम था पैनोप्टिकॉन, और इसका मकसद बहुत सीधा सा, कम से कम गार्ड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल। अब ये काम कैसे करता था? इसका लॉजिक बड़ा सिंपल था। बीच में एक वॉच टावर और उसके चारों तरफ जैसे साइकिल के पहिए में तीलियां होती है बिल्कुल वैसे ही फैले हुए 7 विंग्स। गार्ड हर एक कैदी को देख सकता था, लेकिन कोई भी कैदी गार्ड को नहीं देख सकता था। तो नतीजा क्या हुआ? ये जो लगातार देखे जाने का एहसास था यही कैदी पर कंट्रोल रखता था। यहां तो आर्किटेक्चर ही जेलर बन गया था। ये डिजाइन कितना क्रूर और असरदार था, इसका अंदाजा इस एक बात से लग जाता है। विनायक और गणेश सावरकर दोनों सगे भाई एक ही वक्त पर काला पानी में बंद थे, लेकिन इस डिजाइन की वजह से वो 9 महीने तक एक दूसरे से मिल तक नहीं पाए। 9 महीने! तो इस जेल के अंदर जिंदगी आखिर थी कैसी? यहां के 698 कैदियों के लिए रोज की जिंदगी बस एक ना खत्म होने वाला सिलसिला थी, जुल्म का, मेहनत का और इंसानियत को खत्म करने का। 30 पाउंड हर कैदी को रोज एक कोल्हू चलाकर इतना तेल निकालना पड़ता था, लेकिन इस कोल्हू को खींचने के लिए बैल नहीं थे, इंसान थे। इंसानों को ही कोल्हू का बैल बना दिया गया था। कागज पर नियम तो कुछ और ही कहते थे, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग थी। सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक, मतलब लगभग 11 घंटे नॉन स्टॉप काम, ना कोई ब्रेक, ना पीने को पानी। हालत यह थी कि कैदी एक हाथ से कोल्हू घुमा रहे होते थे और दूसरे से सूखी रोटी तोड़कर खाते थे, और अगर कोटा पूरा नहीं हुआ तो सजा थी रात भर काम और उसके ऊपर से बेरहम पिटाई। अंग्रेजों की एक और चाल थी, कैदियों को आपस में ही लड़वाना। सबसे ऊपर ब्रिटिश जेलर एक था, डेविड बेरी। वो तो खुद को पोर्ट ब्लेयर का दूसरा भगवान कहता था। उसके नीचे आते थे जमादार। ये भी कैदी ही थे, अक्सर बलूच या पठान, जिनको दूसरे कैदियों पर कंट्रोल करने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा पावर दे दी जाती थी, और ये लोग हद से ज्यादा जालिम थे। यहां जिंदगी का हर पल, हर पहलू बस इंसान की इज्जत छीनने के लिए डिजाइन किया गया था। सोचिए, खुले में समुद्र के खारे पानी से नहाना, और पानी भी कितना? सिर्फ 3 कटोरे। खाने में अक्सर सांप, केंचुए, कीड़े मकोड़े मिलते थे, और रात के वो 12 घंटे एक काली कोठरी में बंद, जहां टॉयलेट के नाम पर बस एक छोटा सा मटका होता था। लेकिन इतने जुल्म के बाद भी, इन नामुमकिन हालातों के बावजूद कैदियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने विरोध किया, पर अंग्रेजों का जवाब भी उतना ही सिस्टमैटिक और जालिम था। साल 1933 में कैदियों ने इन भयानक हालातों के खिलाफ 45 दिन की भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये हिम्मत का एक अविश्वसनीय काम था, लेकिन इसका जवाब एक ऐसी चीज से दिया गया जिसे टॉर्चर कहना भी गलत नहीं होगा। इसे कहते थे फोर्स फीडिंग, यानी जबरदस्ती खिलाना। एक रबर की ट्यूब नाक के रास्ते पेट तक डाली जाती थी, और फिर जबरदस्ती दूध और अंडे का मिक्सचर पेट में पंप किया जाता था। ये जान बचाने का तरीका नहीं था, ये एक टॉर्चर था, एक सजा थी। कई बार तो ट्यूब गलती से सांस की नली में चली जाती थी और कैदी की तड़प तड़प कर मौत हो जाती थी। महावीर सिंह,
मोहन किशोर नामदास और मोहित मोइत्रा। ये तो बस कुछ नाम हैं उन कई फ्रीडम फाइटर्स में से जिन्होंने इसी जालिम तरीके की वजह से अपनी जान दे दी, शहीद हो गए। हर कोई जुल्म को झेल नहीं पाया। कुछ के लिए ये साइकोलॉजिकल टॉर्चर बर्दाश्त से बाहर था। इंदुभूषण रॉय, एक नौजवान फ्रीडम फाइटर, भूख, मार और उस अकेलेपन से वो इस कदर टूट गए कि उन्होंने अपनी ही कोठरी में अपनी जान ले ली। लेकिन काला पानी की कहानी अंग्रेजों के जाने से ही खत्म नहीं हो गई। नहीं, इसका आखिरी चैप्टर अभी बाकी था। 1937 में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की कोशिशों से ज्यादातर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दिया गया। लेकिन फिर आया 1942। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जापान ने इन आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया और इस जेल में जुल्म का एक नया और भी ज्यादा डरावना दौर शुरू हुआ। आज उस जेल के 7 विंग्स में से सिर्फ 3 बचे हैं, जिन्हें एक नेशनल मेमोरियल के तौर पर संभाल कर रखा गया है। तो आज ये सेल्यूलर जेल सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है, ये एक शांत गवाह है उन अनगिनत बलिदानों का, उन कुर्बानियों का जो हमारी आजादी के लिए दी गईं। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, आजादी की असली कीमत क्या है?